बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बड़ी खबर में आज चर्चा ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के 4 दिन बीत जाने और 5वें दिन की शुरुआत में अब तक क्या क्या कार्रवाइयां हुई उसकी। हालांकि ट्रंप ने दावा यह कर दिया है कि अमेरिका अब जमीनी कार्रवाई करेगा, यानी जमीन पर अपने सैनिक उतारेगा। इसे सिविल वॉर कहा जाता है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि वो सिविल वॉर शुरू करना चाह रहा है। इस बीच अमेरिकी फौज ने ईरान में लगभग 2000 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। उधर इसराइल ने भी कह दिया है कि लेबनान और ईरान के खात्मे तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेबनान में 16 गांवों को खाली कर दो, लोगों को उसने ये कह दिया है और कह रहा है कि हमने तो बफर जोन वहां पर कायम कर दिया है। तमाम तरह के दावे इसराइल के भी हैं। वहीं बात ईरान की करें तो ईरान ने यरूशलेम पर आज एक बहुत बड़ा हमला किया। गुच्छा मिसाइलों का दरअसल उसने वहां पर दागा है। इंटरसेप्ट की गई काफी मिसाइलें, लेकिन नुकसान फिर भी बहुत ज्यादा हुआ। और ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने 100 अमेरिकी सैनिक मारे हैं। हालांकि अमेरिका ने इस बात से इनकार किया, मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ये जो वॉर चल रही है सिविल वॉर में तब्दील होने जा रही है, उसी पर करेंगे तफसीली चर्चा। मेरे साथ जियोपॉलिटिक्स के दो बहुत बड़े एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, अब्दुल वाहिद हाशमी साहब और शुजात कादरी साहब। दोनों का स्वागत। दर्शक स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। चर्चा का आगाज शुजात कादरी साहब कर लेते हैं आपसे। ईरान की ताकत का अंदाजा जैसा कि हम बात कर रहे थे शायद किसी को नहीं है। यही वो वजह है कि अमेरिका भी कुछ हद तक थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आया, इसराइल के थोड़े से बयान भी बदले और मिडिल ईस्ट तो परेशान है ही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका ने प्लान किया था और उन्होंने सोचा था कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, उनको हम मार देंगे और फिर वहां पे हम एक जो उनका मेन टारगेट है सत्ता परिवर्तन का, रिजीम चेंज का, वो हो जाएगा। और वो वैसा वहां होते हुए उनको नहीं दिख रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है उसकी भी ना अमेरिका को अंदाजा था और ना इसराइल को अंदाजा था। तो ये दो चीजें हैं जो अमेरिकन्स और इसराइल तवक्को नहीं कर रहे थे, उनके सामने ये चीजें आन पड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से ट्रंप को यानी ये पूरा जो मामला है, दरअसल ये नेतन्याहू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो काफी अरसे से ऐसा चाह रहे थे कि ईरान पे हमला हो और बिलखुसूस वहां के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब थे उनको मारा जाए। और अगर हम उनको मार देते हैं तो यहाँ जो वहां पे ईरान में जो 79 का इंकलाब आया था, उसके बाद जो एक हुकूमत चल रही थी, उस हुकूमत की को तोड़ा जाए और उसको गिराया जाए और उसकी जगह पर जो अमेरिकी नवाज और इसराइली नवाज हैं उनको लाया जाए। लेकिन चूंकि ईरान एक सिविलाइजेशन है, सिर्फ एक कंट्री नहीं है, उसकी एक तारीख रही है, एक हैसियत रही है और उसने कई दौर अपने देखे हैं। तो जब कभी भी ईरान पर किसी बाहरी ताकतों का हमला हुआ है तो अंदर से वो एकजुट हुई है। अमेरिका और इजराइल को ये उम्मीद थी, ये तवक्को थी कि सुप्रीम लीडर के मारने के बाद जब उनको हम मारेंगे तो जो ईरान के अंदर पहले से जो एक खलफशार मचा हुआ एक अवाम है जो पसंद नहीं कर रही इस रजीम को, वो सड़कों पे आएगी, एहतजाज करेगी और हम उनको फिर इमदाद फराहम करेंगे और इस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये इसके बरक्स वहां पे उल्टा हो गया। आयतुल्लाह खामनेई के मारने के बाद वहां की जनता में एकजुटता देखने को मिली और उन्हें फॉरेन एग्रेशन यानी जो विदेशी आक्रामकता जो है उसको उस तौर पर वो ईरानी जनता ले रही है। तो अब इंटरनल डिस्प्यूट जो भी थे ठीक है, वो होंगे और उनके कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ईरान के इंटरनल डिस्प्यूट को वहां की जनता ने अलग रख करके एकजुट होकर के और जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसके खिलाफ खड़ी है और उसका हम देख रहे हैं कि लगातार मुजाहरे हो रहे हैं रिजीम के फेवर में। वहां पे एक साथ सब लोग खड़े हैं। इस बात का अंदाजा ना इजराइल को था और ट्रंप को तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को इजराइल के द्वारा, बिलखुसूस नेतन्याहू के द्वारा गुमराह किया गया था और वही बताया था कि साहब जिस तरीके से हमने वेनेजुएला में कर लिया या और दूसरी जगहों पर हम सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं, वैसा ही ईरान में हो जाएगा। और अब ऐसा चूंकि नहीं हो पाया है तो फिर उनका दूसरा प्लान है
जो लॉन्ग टर्म प्लान है मैं उस नेक्स्ट सेगमेंट पे उसमें बात करूंगा। लॉन्ग टर्म प्लान, वो दरअसल ट्रम्प जब बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है ना, 4 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगी, 4 से 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, और अब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, ट्रम्प ने कहा ना सिविल वॉर करूंगा, मैं जमीन पर आऊंगा, अपने सैनिक उतारूंगा, वहां से मैं लड़ाई करूंगा। यानी ट्रम्प को खुद को पता है कि वो ओखली में जो है सर रख तो दिया है, अब कुल मिला के इसको खींचना पड़ेगा, ये लंबी चीजें होती चली जाएगी, क्योंकि ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं था। जिस तरीके से शुजात कादरी साहब ने एक्सपोज किया इसराइल को, कि इसराइल ने गुमराह किया था अमेरिका को, अब आ गए हैं, अब लड़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मिस कैलकुलेशन हो गया है। मैं तो ये मानता हूं कि मिस कैलकुलेशन तो दूर की बात है, वो शायद कैलकुलेशन ही नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई इस तरह की कोई चीज जो है रिएक्शन में देखने में आएगी। तो भाई मिस कैलकुलेशन उस वक्त होगी जब आपने कैलकुलेशन किया होगा, तो शायद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कैलकुलेशन ही नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं ग्राउंड पे फोर्सेज उतारूंगा, ये सब अमेरिका ने जहां कहीं ग्राउंड पे फोर्सेज उतारी हैं उसका हश्र आपने देखा है, अफगानिस्तान में इनको दुम दबा के भागना पड़ा। दूसरी बात यह है कि आप देखिए इराक के अंदर आए थे, कितने सारे लोग मारे गए, उसके बाद अमेरिका फौज को इराक छोड़ करके भागना पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है। आप जाइए वियतनाम, देखिए आप क्या हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें, और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन वगैरह और दूसरी जगहों पर अमेरिका के इतने हथियार जाया हो गए हैं कि क्या उसके पास इतने हथियार बचे हैं कि वो ईरान से मुकाबला करे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते। दिस इज जस्ट लाइक हॉग वॉश, बड़बोलेपन की है निशानी है। भाई आपके पास क्या आर्सनल्स हैं। अब आप देखिए कि 2 रोज से ट्रंप जो है जो बाइडन को, ओबामा को और दूसरे लोगों को लिटरली गालियां देते फिर रहे हैं। किस लिए? कि भाई तुमने हथियार फंसा दिए यहाँ पे, तुमने जो है, तो भाई अब इसके लिए आपके पुराने लोग जिम्मेदार थोड़ी हैं। जब आपने अटैक शुरू किया तो आपको सबसे पहले जायजा लेना चाहिए था कि क्या वाकई आप मुतहम्मिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपनी ताकत पहली दफा नहीं दिखाई है। अभी 6-7 महीने पहले वो जो लड़ाई हुई थी 12 रोज की, उसके अंदर ईरान ने जिस तरह से मिसाइल वगैरह फायर किए तो दुनिया पूरी पहचान रही थी, दुनिया को मालूम था कि ईरान की कैपेबिलिटीज क्या हैं। लेकिन अब आप देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, एक और F-15 फाइटर जेट अमेरिका के उसको ईरान ने मार गिराया है। अब आप बताइए क्या है भैया। उसके अलावा एक और जो है अमेरिकन वारशिप 600 किलोमीटर दूर सेंट्रल इंडियन कोस्टल एरिया, वो इंडियन ओशन में डूब रहा है, उस पर भी ईरान ने मिसाइल मारा है। तो अब जो है अभी उसका नाम क्या है ये अमेरिका की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि ये कौन सा अमेरिकन शिप है। सिर्फ जो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं वो ये हैं कि श्रीलंका के आसपास जो, अच्छा इसमें 2 हैं शिप, एक ईरान का भी है और एक जो है यूएस वाला भी है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने फायर किया होगा और जो है काउंटर फायर में ईरानियन शिप भी टारगेट हो गया होगा। तो क्या ईरानियन शिप इतने कैपेबल हैं कि वो श्रीलंका के पास जाकर अमेरिकन शिप को मार रहे हैं? तो क्या इंडियन ओशन के अंदर भी ईरान की नेवी चैलेंज कर रही है यूएस को? तो अब इसके ऊपर बहस छिड़ गई है। तो क्या अब जो है ईरान इतना कैपेबल है कि वो मिसाइल तो मार ही रहा है, इनके फाइटर प्लेन गिरा ही रहा है, अब जो है ईरान की नेवी भी मारेगी। तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। और कुछ इस तरह की भी न्यूज आ रही हैं कि जो जूनियर खामनेई ने जो है ओहदा लिया है, संभाला है चार्ज, कल जो इलेक्शन हुआ था जिसको बोलते हैं ये लोग गालिबन मजलिस है खबरगान, तो मजलिस से खबरगान जो है उसके 88 मेंबर होते हैं। 88 मेंबर जो है इनके लिए शर्त यह है कि वो आलिम दीन होना चाहिए और फ़क़ीह होना चाहिए, यानी जिसको जो है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज हो। तो ये सारे के सारे ज्यूरिस्ट हैं और ये जो है हर 8 साल में आवाम के ज़रिए मुंतखब होकर आते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है। उस बॉडी ने मुज्तबा खामनेई को, जो कि बेटे हैं खामनेई साहब के, जिनको अभी रिसेंटली शहीद किया गया, अब ये जो है सुप्रीम लीडर इलेक्ट हो गए हैं। अब आप बताइए कि उसके बाद जो उस बंदे ने ट्वीट करने शुरू किए हैं और जिस तरह के मिसाइल और ये सारी चीजें मुस्तफा ने दिखाने, तो ये सब जो है जब से ये सब हुआ है, तो आप देखिए कि अब जो है
आयतुल्ला अली खामनई जैसा एकोमोडेटिव लीडर ईरान को नहीं मिलने जा रहा है। अब वहाँ की लीडरशिप पर हार्ड लाइनर्स का कंट्रोल होगा और वो नेगोशिएशन के मूड में नहीं होंगे। और दूसरी बात सुनने में ये भी है कि शायद 24 आवर्स का एक जो है ट्रूस या सीज फायर ईरान की तरफ से वन साइडेडली डिक्लेयर किया जाए। और अगर एक वन साइडेड डिक्लेरेशन होता है वो भी सिर्फ इसलिए कि खामनई साहब की तदफीन के लिए, और उसमें अगर ये पूरे दुनिया के लोगों के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाते हैं, फिर आप देखिए कि डिप्लोमेटिकली ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार हैं? अगर खामनई साहब के फ्यूनरल में 8 या 10 कंट्रीज के भी हेड ऑफ द स्टेट पहुंच गए तो आप देखिए कि ये जो है ईरान की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी। जी, ये बहुत बड़े मोर्चे पर ले जाकर इस चर्चा को आपने छोड़ा है। शुजात कादरी साहब, वो सिविल वॉर की जो गीदड़ भभकिया धमकी है ट्रंप की, उसकी कहानी एक्सपोज यहाँ पर की है अब्दुल वाहिद हाशमी ने, आप उससे क्या समझ पाए? इसराइल का एक लॉन्ग टर्म प्लान है और वो अपने उस जो इसका प्लान है वो उसको पसे पर्दा रख करके दूसरी एक्टिविटीज करता है। मैं आपको एक इसराइल के वजारत खारजा में अफसर थे, बाद में वो एरियल शोरोन जब प्राइम मिनिस्टर था तो उसके मुशीर भी हुए, उनका नाम था ओडेड यीनॉन। ओडेड यीनॉन ने 1982 में एक आर्टिकल लिखा था और आर्टिकल लिखा था ए स्ट्रेटेजी फॉर इजराइल, और वो जर्नलिस्ट भी थे। उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया था उन्होंने कि पूरा जो मशरिक़ वस्ता जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट एशिया बोलते हैं, उसको उन्होंने तकसीम किया था सेक्टेरियन बेसिस पे। और एक उसके बाद आप देखिए कि 2006 में अमेरिकन एक जनरल था रॉल्फ पीटर, उसने फिर एक मैप दिया और वो मैप में अगर आप देखें आपको इंटरनेट पे सबको मिल जाएगा, वो मैप भी जो है वो मिडिल ईस्ट का बल्कनाइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट के नाम से मौजूद है। उसमें क्या दिखाया गया कि ईरान को में जो कुर्द रहते हैं, इराक में जो कुर्द रहते हैं और तुर्की में जो कुर्द रहते हैं, इनको मिला के ग्रेटर कुर्दिस्तान बना दिया जाए। इसी तरीके से सीरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। इसी तरीके से इराक को बांट दिया जाए, शिया इराक में और सुन्नी इराक में बांट दिया जाए, और इवन की जो जिसको सऊदी अरबिया कहते हैं उसको भी तकसीम कर दिया जाए। तो यानी एक पूरा प्लान में इजराइल का एक अरसे से रहा है और वो अभी भी चाहता है कि उस प्लान पे वो काम करे। और अब जो ट्रंप ने दरअसल ये कहा है कि हम कुर्द को जो वेस्ट ईरान में रह रहे हैं उनको हम हथियार देंगे ताकि वो ईरान के साथ में लड़ाई करें। तो ये उसी प्लान का हिस्सा है कि ईरान को किसी तरीके से सिविल वॉर की तरफ हम एक ढकेल दें, और जो आज हालात इराक की है, जो सीरिया की है, उसी आग को ईरान के अंदर भड़काया जाए, क्योंकि पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो पीसफुल था, अपनी इंटीग्रिटी के साथ में मौजूद है, किसी तरीके की कोई वहाँ खलफशार इंटरनल नहीं था। अब ये लॉन्ग टर्म इजराइल का जो सेकंड प्लान है, जो पहला प्लान उनका फेल हो गया कि जो रिजीम चेंज का है, तो अब वो दूसरे प्लान पर एक्टिव हुए हैं और कुर्दों को वो हथियार देंगे, असलहे देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे और नहीं लगता कि जिस तरीके से सीरिया में कुर्दों को हथियार दे करके और एक अलग जो है वो कुर्द स्टेट बन गया, या इराक के अंदर एक कुर्द स्टेट बन गया है, ईरान के अंदर वो पॉसिबिलिटीज इतनी आसानी से नहीं होने वाली हैं। तो अगर ट्रंप या नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के अंदर कुर्दों को हथियार देकर उनको बागी बना करके ईरान को एक लंबे अरसे तक सिविल वॉर में ढकेल दिया जाएगा, वक्ती तौर पर हो सकता है कि कुछ इसमें उनको सहूलतें और आसानियां मिल जाएं, कुछ कामयाबी मिल जाए, लेकिन लंबे अरसे तक वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान में चाहे कुर्द हो या अज़ेरी हो या और दूसरे कौम रह रही हो, वो ईरान के अंदर बहैसियत एक कौम की हैसियत से रहती है। ईरान का नेशनलिज्म बहुत ही ज्यादा है और एक अरसे से रहा है।
फॉरेन इंटरवेंशन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है लेकिन कि ट्रंप ने कहा ना ट्रंप कि का कुर्द आए, खुद उन्होंने मुझसे बातचीत की है, हम उनको सप्लाई देने वाले हैं बहुत जल्द। ये सिर्फ बयानबाजी है, शोशेबाजी है? नहीं नहीं, देखिए देखिए, ये तो हकीकत है कि एक अरसे से कुर्द कुर्द तो डिमांड कर रहे हैं। और देखिए, कुर्द जो है वो तीनों तीनों में फैले हुए हैं, यानी इराक में, ईरान के अंदर और सीरिया के अंदर। ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की के अंदर, ये पूरा यहाँ पे खित्ते में तुर्क फैले हुए हैं, कुर्द फैले हुए हैं, और इनकी आबादी भी अच्छी खासी है। तो इनकी भी एक ख्वाहिश तो है, एक जमाने से है, कि हमारी एक सेपरेट हुकूमत होनी चाहिए। और उनके इन मामलात में काफी तुर्की के अंदर भी काफी बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते रहे हैं, इसलिए वहां पे ये कुर्द हुकूमत, कुर्द जो पार्टियां हैं वो बैन हैं। तो कुछ लीडर हो सकता है कि मिले हों या ना मिले हों, लेकिन उनकी तरफ से डिमांड हो। लेकिन ईरान के अंदर वो पॉसिबल हो पाना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, आप समझाएंगे थोड़ा सा इस पूरे मसले को? देखिए, ऐसा है कि आईएसआईएस हो, अल कायदा हो, या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पूरी दुनिया जानती है कि इसको क्रिएट करने वाला कौन है और अपना काम होने के बाद अमेरिका ने किस तरह से इनको छोड़ दिया है। आप देखिए कि $10 मिलियन के साथ अल्बानिया के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऑफिस अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट्स ने खुलवाया था। पूरी दुनिया जानती है, गूगल पे सारी डिटेल्स हैं। आप बताइए, फिर वही बीएलए जो है डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ उस जो है डिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है। कहाँ गया फिर वो सब? दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे लोग जानते हैं कि अमेरिका एक लायक एतबार मुल्क नहीं है। पहली बार भी ईरान के साथ बातचीत हुई, बातचीत के दौरान इसराइल ने अटैक किया। अभी आप देखिए, रिसेंटली 3-4 रोज पहले क्या था, जेनेवा के अंदर बातचीत हो रही थी। बातचीत को मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि यूएस और इसराइल के ज्वाइंट जो है मिलिट्री उसमें एक कार्रवाई में क्या क्या हुआ। तो सवाल यह है कि भाई अब इन पर कोई यकीन करेगा क्या? वो इंसर्जेंट्स ग्रुप इतने बेवकूफ़ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कहेंगे वो मान लेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स जिसके बारे में खुद अमेरिका के अंदर बहुत सारी इमोजीज बनी हैं और इसमें क्या क्या बताया गया इनको। और दूसरी बात यह है कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने जितने फैसले किए हैं, चाहे टैरिफ वगैरह हो, कुछ भी हो, खुद वहाँ की अदालत ने उसको जो है स्ट्राइक डाउन किया है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, बेसिकली ये वो सब नहीं है, ये है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट जो है, ये पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए ये जो है इस तरह से कोशां हैं। और पूरी दुनिया के जितने बाशऊर लोग हैं उन सबको अब जो है इसके बारे में गौर करना होगा कि उनका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। तो इंसर्जेंट्स ग्रुप वगैरह अब ये लेट हो गए हैं। जब तक मुस्तफा खामनेई का नॉमिनेशन या फिर जो है इलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक जो है ईरान के पास चांसेस थे, सॉरी यूएस के पास। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक रिसेंटली बयान आया 2-3 रोज पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, अब्बास अरागची का। उन्होंने वजाहत की कि इस वक्त सऊदी अरब वगैरह और यहाँ वहाँ जो कुछ अटैक हो रहे हैं, मिसाइल वगैरह गिर रहे हैं, उसमें ईरान की मिलिट्री शामिल नहीं है, बल्कि वो आईआरजीसी है। मैं बता दूं आपको कि आईआरजीसी वो है जिसको कंट्रोल करते हैं रूहानी पेशवा, यानी खामनेई साहब या फिर उनका जो भी जानशीन बनेगा। और इस वक्त है मुस्तफा खामनेई, यानी खामनेई जूनियर। जो ईरान की सरकारी मिलिट्री है उसको ईरान के राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेजेश्कियान है इस वक्त। तो ईरान की जो ऑफिशियल मिलिट्री है गवर्नमेंट की, अब बताइए उससे वो जो है तकरीबन 2.5 या 3 लाख के आसपास है। लेकिन जो आईआरजीसी है वो 6.5 लाख से ज्यादा है। अब आप जो है अंदाजा लगाइए, तो कुछ लोगों के इसमें ये बात आई थी कि आईआरजीसी को उनके इख्तियार में नहीं है गवर्नमेंट के, ये कहकर जो है एक तरह से उन्होंने वॉकओवर दिया है यूएस को, अब्बास अरागची ने, कि भाई यहाँ पे माहौल तैयार है, आप अगर इंटरवीन करते हैं तो जो है आईआरजीसी को जो है ईरान की मिलिट्री मारेगी और उधर से आपके इंसर्जेंट्स वगैरह मारेंगे। तो हम दोनों मिल के जो है आईआरजीसी का बजाएंगे बाजा
और फिर जो है शायद यूएस को मिल जाएगा। तो इस तरह के लोगों ने आंकड़े लगाने, तज्जिए लगाने शुरू किए, जबकि ये बात हम्म पूरी तरह गलत है। जी, तो ये बात वहां से आई है। ये जो बात हम्म। आई है, पूरा मीडिया जिसको लेकर उड़ा है ये, तो ये जो है बेसिकली बात वहां से आई है। अच्छा, जी अभी भी जो चीज़ें जिस तरीके से आपने इस पूरे मसले को, मामले को समझाया है, जो ट्वीट आया मुश्तबा खामेनेई का जिसमें वो कहते हैं कि खैबर, उबैद, ये सब मिसाइलें तो सुनी है, देखी है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा है, बहुत जल्द देखने को मिलेगी चीज़ें। जी, मुझसे है सवाल आपका? हम्म। क्या क्या जरा ऐसी एक बार और मिसाइलें बताएं। और है ईरान के पास जो अब तक दुनिया ने देखी नहीं? दरअसल वो यही नाम बता रहे थे जिनका जिक्र दरअसल बार बार देखिए, इसराइल और ऐसा है, अमेरिका कई करते हैं कि हैं। उबैद है, खैबर है, अभी और तक क्या जो है। है हम्म खैबर शिकन है, उसके अलावा अल फत्ताह 2 है, हम्म जिसको लोग बोलते हैं फतह, फतह नहीं है, अल फत्ताह है। हम्म जी, उसके अलावा सिज्जील है, जिसको दिखाया है उन्होंने। तो खैबर शिकन, अल फत्ताह, सिज्जील वगैरह ये कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जो हाइपरसोनिक हैं। उसके अलावा कुछ जो है स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक मिसाइल ईरान के पास ऐसी है, उसको बोलते हैं खैबर शिकन 2। वो 18,000 माइक जो है, मतलब 18,000 किलोमीटर पर आवर की है स्पीड उसकी। हम्म तो वो जो है इतनी हाइपरसोनिक मिसाइल है कि उसको जो है उसको रोकना तो बहुत दूर की बात है, इंटरसेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इन मिसाइल्स का क्या ईरान ने अभी तक इस्तेमाल किया है, तो अभी उसने खुर्रम शहर 2 का इस्तेमाल नहीं किया है, सिज्जील का सिर्फ मुजाहरा किया है, यानी नुमाइश की है, अभी इस्तेमाल नहीं किया है। सिज्जील क्या है कि वो कई टुकड़ों में आती है, उसके साथ एक एक साथ 10-10, 12-12 मिसाइल होते हैं, और वो पूरा लगता है ऐसे जैसे कि वो कोई मतलब गुब्बारा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी ईरान ने दिखाई भी नहीं है। तो अभी तक ईरान ने अपना जितना जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया है या जो कुछ इस्तेमाल किया है, ये अराउंड 5% के आसपास होगा मैक्सिमम, क्योंकि उसके पास 2.5 से 3 लाख के आसपास का जखीरा है मिसाइल का। जी, और उसके अलावा जो ड्रोन हैं वो जो है तकरीबन उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो कुछ तजिया निगारों का ये मानना है कि तकरीबन 2.5 से 3 साल तक ईरान फुल फ्लेज जंग लड़ सकता है, 2.5 से 3 साल तक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली थी जी कि भाई हम 4 से 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, भाई अब डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। अब गेंद पूरी तरह ईरान के पाले में है, और डोनाल्ड ट्रंप जो ये बयान देते हैं कि अब हम बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं हैं, भाई आप अब आपसे बातचीत करना ही नहीं चाहता है ईरान। आप अगर उसके तलवे चाटेंगे तो भी ईरान आपसे बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी फिनिश हो चुकी है। अब इस गेम में शामिल हो गया है रशिया। व्लादिमीर पुतिन का बयान आया था कल, और वो 3 दिन से लगातार सऊदी क्राउन प्रिंस, यूएई के प्रेसिडेंट, कतर के रूलर, ओमान के रूलर, इन सबसे बाकायदा टच में है व्लादिमीर पुतिन। और अगर मल्टीनेशनल फ्रंट वॉर बन जाएगी तो उसका सीधा फायदा ईरान को भी जाहिर तौर पर होगा। जी, तो अब जो है रशिया है, तो अब जो बात होगी वो रशिया के थ्रू होगी। अब ओमान भी सीन से गायब है। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है जी, ये है इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल। ये जो स्ट्रेटेजी थी ना शुजात कादरी साहब ईरान की, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट भी बंद करेंगे, किंग फहद कोजवे को ड्रोन से उड़ा देंगे, जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स काम कर रही है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में उनका शटडाउन करवा देंगे, पूरे दुनिया पर लगभग हम दबाव बना देंगे इसराइल और अमेरिका से लड़ते हुए। ये स्ट्रेटेजी क्या कह रही है अपने आप में? ईरान 2 चीजें करना चाह रहा था। नंबर 1 तो ये कि जो आसपास, चाहे वो यूएई हो या कतर हो या सऊदी हो, ये जो सेफ माने जाते थे और यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कारगुजारियां करते थे, खासकर यूएई को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल सेफ हेवन माना जाता था इंडस्ट्री के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। तो ईरान ने दरअसल इन जगहों को हिट करके एक मैसेज तो ये दिया कि ये चीजें सेफ नहीं है, ये प्लेसेज, ये जो जगह हैं ये सेफ नहीं हैं। तो अब जाहिर सी बात है,
आज यूएई में या और दूसरी जगहों पे लोग बड़े बिजनेसमैन तो इसलिए जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे उनको एक सेफ्टी नजर आती है, सिक्योरिटी नजर आती है। जब वो चीज नहीं होगी तो कोई भी निवेश नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो एक तो मैसेज ईरान ने क्लियर ये अटैक करके दिया है कि ये सब जगह हमारी जद में हैं, हम जब चाहें तब हम इनको अटैक कर सकते हैं और माली नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करके और वहां से मुकम्मल आवाजाही बंद करके वो पूरे, यानी अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से करीब 20 से 23% एनर्जी रिसोर्सेज का आवागमन होता है। अगर ईरान उसको थोड़ा जल्दी कंक्लूड कीजिएगा शुजात कादरी साहब, कम समय बचा है। हाँ, अगर ईरान उसको बाधित कर देता है तो जाहिर सी बात है कि ऑयल में उसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल आएगा और फिर दुनिया मजबूर हो जाएगी बातचीत करने के लिए और बिलाखिर लोग प्रेशर डालेंगे, इजराइल पे ही डालेंगे, अमेरिका पे ही डालेंगे कि खुदारा किसी तरीके से आप इस मामले को सुलझाइए और ईरान के साथ आप एक टॉक कीजिए और एक मुस्बत जो है एक तरीका निकालिए। तो ईरान की ये प्रेशर बिल्डअप की पॉलिसी थी, नेबरिंग कंट्रीज पे हमला करना, अटैक करना, जो भी जिस तो सिर्फ गोला बारूद मिसाइल से नहीं, अपने डिप्लोमेटिक चालों से भी ईरान जो है पस्त करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में अंत तक बने रहने के लिए। दर्शकों को बताते चले, ईरान सिर्फ यरूशलेम, तेल अवीव या अमेरिका पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि अपने डिप्लोमेटिक जो चाल दरअसल खेलने की कोशिश लगातार कर रहा है, चाहे किंग्स फहाद को ब्लॉक करना हो, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करना हो, या जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स काम कर रहे थे उन सबको झटका दिया ताकि अमेरिका और इजराइल पर एक जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया जा सके। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लूंगा इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।